बिफोर वी गो अहेड, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था रिपल फैक्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये फुल वेव के लिए किया था। तो हाफ वेव और फुल वेव में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, ओनली डिफरेंस इज कि जब आप हाफ वेव की बात करते हो ये आईडीसी में 2 नहीं आता है। दैट इज ओनली डिफरेंस, देयर इज नो 2 इन आईडीसी, दैट्स इट, ये डिफरेंस है। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट विदाउट 2 तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ से 2 विल डिसअपियर फ्रॉम हियर, यहाँ से 2 हट जाएगा, यू विल गेट 1/5। तो अगेन व्हाट यू विल गेट हियर इज 1 आ जाएगा एंड दिस विल नॉट बी देयर, तो π/√2। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट, नो नॉट एनीथिंग एल्स इज सेम। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। और अगर विथ 2 लिखोगे तो दैट इज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ये 2 इधर लिखा तो फुल वेव, 2 नहीं लिखा तो हाफ वेव। तो इसका स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, तो आपको रिपल फैक्टर यू गेट 1.21, ये कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। तो फॉर half wave rectifier it is 1.21, for a full wave rectifier it turns out to be 0.48। तो हमने कल जो सॉल्व किया था वो फुल वेव के लिए किया था, और हाफ वेव देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 हियर। तो याद रखना, फुल वेव में यहाँ पे 2 आएगा, हाफ वेव में 2 नहीं आएगा आईडीसी में, दैट इज ओनली डिफरेंस। गुड, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पूछा था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the half life of what is BI? Yes, what? The half life of BI 210 is 5 days. What time is taken by 7/8 part of the sample to decay? मतलब मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का क्वांटिटी है, सम क्वांटिटी, हमारे पास एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का कुछ क्वांटिटी है, इसको मैं मान लेता हूँ इनिशियल क्वांटिटी विल टेक इट टू बी 1, राइट, एंड इसके हाफ होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलोगे हाफ लाइफ टाइम। द टाइम इट टेक्स टू डीके टू हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। तो 1 का कितना हो गया क्वांटिटी? हाफ। इसका हाफ होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलेंगे और एक हाफ लाइफ, 1 मोर हाफ लाइफ, राइट। तो अगर आपको याद होगा, आई हैव गिवन यू अ फॉर्मूला of amount of radioactive substance remaining after n half lives. The amount is a fraction of, is better word, fraction of radioactive substance remaining, fraction of radioactive substance remaining after n half lives, after n half lives, कितना रिमेनिंग है? रिमेनिंग है 1/2 raised to n, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग कितना, तो फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस डीके कितना, 1 minus 1/2 raised to n, therefore फ्रैक्शन decayed का फॉर्मूला था 1 minus 2 raised to n, राइट। गुड, हमें कितना डीके बोला है? 7/8, मतलब रिमेनिंग कितना है? 1/8। गुड, तो हम इसको उल्टा सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कितना रिमेनिंग है वो देखेंगे। तो अमाउंट या फिर फ्रैक्शन रिमेनिंग इज, फ्रैक्शन रिमेनिंग हमारे केस में कितना रिमेनिंग है? फ्रैक्शन 1/8। क्यों? क्योंकि 7/8 तो डीके हो गया तो बचा कितना? 1/8। Since decay is 7/8, the remaining is 1/8. What is 1/8? 1/2 raised to 3. स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? 1/2 raised to n। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लोगे तो क्या मिलेगा? n equal to 3। Therefore n equal to 3। 3 हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 5 days।
तो 3 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा 15 डेज। तो देयरफॉर टोटल टाइम इज n into हाफ लाइफ टाइम, n 3 है, हाफ लाइफ टाइम कितना है 5, तो आंसर कितना आएगा 15 डेज, सिंपल, राइट। ये क्वेश्चन ओरली भी कर सकते थे। 7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल टू डीके, मतलब 1/8 इज रिमेनिंग। पहले क्वांटिटी था 1, एक हाफ लाइफ के बाद मतलब 5 दिन के बाद कितना बचा 1/2, अगले 5 दिन के बाद कितना बचा 1/4, और अगले 5 दिन के बाद कितना बचा 1/8, तो टोटल कितना हो गया 15 डेज। तो वैसा भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यू कैन अप्लाई बेसिक फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, वी हैव अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। Radioactivity we have used. Simple question. Done. तो ऐसे क्वेश्चंस को नॉट नेसेसरली कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। आपको बोला है 7/8 डीके हो गया, मतलब 1/8 बचा है। 1/8 बचने का मतलब पहले क्वांटिटी 1 था, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो गया, अगले हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो गया, अगले हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो गया। तो 7/8 डीके होना मतलब 1/8 बचना, कितने हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम कितना था 5 डेज, तो टोटल टाइम कितना हो गया 15 डेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if pressure at half the depth of lake is equal to 2/3 at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? So first of all you need to understand the कौन से concept apply करेंगे। so this is related to pressure, pressure measurement, pressure due to a liquid column basically। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अगर आपको याद होगा, लेट अस से इसका टोटल डेप्थ है, लेक का टोटल डेप्थ है h, तो h इज द टोटल डेप्थ। हमारे पास एक मिड पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, हाफ द डेप्थ मतलब h/2, h/2, राइट। तो प्रेशर एट हाफ द डेप्थ इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम। एक काम करो, इसको मार्क कर दो, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 1, इसको बोल दो पॉइंट नंबर 2, या फिर A and B, any 2 points। A point is at the bottom, B point is at half the depth। तो according to the question, pressure at half the depth मतलब PV is 2/3 of PA, right? Simple। PV is 2/3 of PA। तो अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा लाइन जो है हाफ डेप्थ का लाइन है, मुझे अगर यहाँ प्रेशर मेजर करना है तो इसके ऊपर लिक्विड का कॉलम कितना है वो देखो, मतलब h रो जी, यहाँ पे h मतलब h/2, उसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर है, राइट। सिमिलरली ए पॉइंट पे मुझे अगर फाइंड करना है तो ए के ऊपर लिक्विड का कॉलम कितना है वो देखो, कितना है h रो जी, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो यू शुड नो दिस, दिस इज अ बेसिक थिंग, बहुत सिंपल है। तो प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज h/2 रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड का वाटर का कॉलम है और उसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर, तो h/2 रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 2/3। व्हाट इज प्रेशर एट ए, h रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो h रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस, तो आपको मिल जाएगा h/2 रो जी प्लस atmospheric pressure, and this is 2/3 h rho g plus 2/3 atmospheric pressure. Solve this, so you will get PO minus 2/3 PO मतलब 1/3 basically, 2/3 h rho g minus h/2 मतलब 1/6, right? How do you know 1/6? 2/3 is 0.66, 1/2 is 0.5, 0.66 minus 0.5, तो सॉल्व करके आपको पता होना चाहिए 1/6 आता है, करके देखते हैं, we'll see what happens। तो 1 minus 2/3 is 1/3, this is
यू सी एच रो जी कॉमन निकाल लो, मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2/3 - 1/2, 4 - 3 1/6. This is what I told you that this is going to be 6. हाँ डिनोमिनेटर में 6 आएगा, तो ये आ जाएगा h रो g by 6. गुड. देन हमें पूछा क्या था, हमें पूछा है हाँ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, मतलब h पूछा है तो 1 का n 2 का, तो h इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10⁵, roughly 1 एटमॉस्फेयर वो होता है 1.013 into 10⁵. हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो 10⁵ लिख दोगे. रो कितना 1000, जी कितना 10, तो नीचे 10⁴ है, ऊपर 10⁵ है, तो कितना आ गया 20 मीटर. तो 20 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. गलती कहाँ होती है वो भी समझ लो. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैंने जैसे बताया यहाँ पे लेक के ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर, तो अगर वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करोगे तो यू विल एंड अप राइटिंग डाउन प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट ए. लेकिन आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया, तो प्रेशर एट बी क्या आएगा, ओनली h/2 रो जी, h/2 रो जी. और यहाँ पे क्या आएगा h रो जी, h रो जी, h कैंसिल, रो कैंसिल, जी कैंसिल, नथिंग इज लेफ्ट, 1/2 इक्वल टू 2/3. ऐसा होता नहीं है, तो यू शुड नो एटमॉस्फेयर आपको लेना पड़ेगा. इफ यू एंड अप नॉट टेकिंग एटमॉस्फेयर तो आंसर मिलने नहीं वाला आपको. देन देयर इज ऑलवेज एटमॉस्फेयर, बोला नहीं है लेकिन लेक के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a potential difference of 2 volt is applied between opposite faces of a germanium crystal. This is really important. सिर्फ जर्मेनियम बोला है, इसका मतलब ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर. रिमेंबर, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आपको याद होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स होते हैं, नंबर डेंसिटी सेम होता है, पता होना चाहिए आपको. ऑफ so you have a potential difference of 2 volt which is applied between opposite faces of a germanium crystal plate of area 1 centimeter square and thickness is 0.5 mm. If the concentration of electrons in germanium is 2 into 10⁻19 per meter cube, मतलब नंबर डेंसिटी दिया है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है 2 into 10⁻19. कौन, इलेक्ट्रॉन. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कौन होंगे, होल्स, right? And mobilities of electrons and holes are 0.36 and 0.14 meter square per volt second. Then the current flowing through the plate will be. तो current flowing through the plate कैसे निकालोगे. सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास एक प्लेट है, we have a plate something like this. So let me take a plate and obviously ये जो प्लेट है इसका आपको थिकनेस भी दिया है, तो we will see. तो मोर और लेस ऐसा है. गुड. देन ओके, तो ऐसा एक प्लेट है विथ सम थिकनेस. इसके अपोजिट फेसेस पे, अपोजिट फेसेस मतलब एक यहाँ पे और एक इसके अपोजिट साइड में, वी आर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट. तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक फ्रंट फेस पे एक बैक फेस पे, राइट. हमें पूछा है व्हाट इज द करंट, करंट ही पूछा है ना. यस. हाउ डू यू फाइंड आउट करंट, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R. अब प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस दिया नहीं है आपको, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे. डू रिमेंबर रेजिस्टेंस is rho L by A. Do you know what is rho? 1 upon sigma, 1 upon conductivity, right?
अब कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस इनटू ई चार्ज, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास बोला है यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 × 10⁻19 चार्जेस, और हर एक चार्ज पर कितना चार्ज ई, तो नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑन ईच चार्ज जितना भी होगा इनटू मोबिलिटी, तो ये होता है कंडक्टिविटी। तो पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, नंबर इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। बट आई जस्ट टोल्ड यू ये कौन सा सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू बोथ, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स। मतलब आप लिखोगे Ne चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E itself and mobility of electron plus number of holes into charge on each hole is plus E and mobility of holes. But for intrinsic semiconductor Ne equal to NH, therefore sigma is equal to Ne E mu E plus Ne E mu H। आप एक्सट्रिंसिक के लिए लिख नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू नो दिस कि ये सिर्फ इंट्रिंसिक के लिए पॉसिबल है। तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा इक्वल टू एन ई और ये ई कॉमन म्यू ई प्लस म्यू एच, तो दिस इज यू विल गेट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ना पुट वैल्यूज, व्हाट इज एनी 2 × 10⁻19 2 × 10⁻19, what is charge on electron 1.6 × 10⁻19, ये था 0.36 और ये था 0.14, तो 10 पर प्लस 19 and minus 19 gone, 2 × 1.6 into 0.5, 0.5 is 1, तो ये आ जाएगा 1.6, तो कंडक्टिविटी मिल गया। अब कंडक्टिविटी मिल गया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, R इक्वल टू 1 सिग्मा L बाई ए। यहाँ पे L मतलब थिकनेस, L मतलब थिकनेस, और कितना दिया हुआ है आपको 0.5 mm और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सिग्मा 1/1.6 0.5 mm, 0.5 mm मतलब 0.5 mm मतलब मीटर में कितना 5 × 10 पावर -4, क्योंकि 0.5 × 10 पावर -3 मतलब 5 × 10 पावर -4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर 10 पावर -4, कैंसिल एंड कैंसिल, 5/6 1.6 तो 50/16, नहीं डोंट सॉल्व जस्ट कीप इट 50/16। व्हाई नॉट, बिकॉज हमको R नहीं हमको I चाहिए, I is V/R, आखिरी में देखेंगे I इक्वल टू V/R, V कितना था 2, ये 50/16 तो इसको सॉल्व कर लो, दिस इज सिंपल। हाउ मच, कैंसिलेशन करना ही नहीं होता है, 32/50, व्हाट इज 32/50, 64/100, 64/100 है ना, 0.64 0.64 एम्पियर, 0.64 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। Okay, so next question. What will be the input of A and B for the Boolean expression A plus B negation into मतलब and A into B का negation equal to 1। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 आने के लिए A और B क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था बूलियन अलजेब्रा, आई हैव आल्सो टोल्ड यू A प्लस B पूरा निगेशन ये होता है A निगेशन इनटू B निगेशन, तो मैंने आपको बताया था A इनटू B होल निगेशन होता है A निगेशन प्लस B निगेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपको मिलेगा A बार प्लस B A प्लस B होल बार इनटू A इनटू B का बार इक्वल टू, पहले तो हम इसको
सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपके पास ऑलरेडी आपको पता है a प्लस बी होल negation is a negation into b negation, a negation into b negation and a into b का negation is a negation plus b negation, right? तो how to solve this is simple task। ये आपको मिल गया negation यहाँ पे, देन क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा ये a इंटू बी इंटू ए बार बी बार ए बार मतलब प्लस ए बार बी बार एंड बी बार, कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। देन हाउ डू यू सॉल्व दिस, व्हाट इज 1 into 1 1, व्हाट इज 0 into 0 0, मतलब ए बार इंटू ए बार इज ए बार, तो याद रखना ए बार इंटू ए बार इज ए बार, तो यह आ जाएगा ए बार प्लस इंटू बी बार। ऑफ कोर्स जिनको पता नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल। हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर a की वैल्यू 1 है तो मैं अगर a इंटू ए करूंगा तो 1 इंटू 1 मतलब 1 आएगा, लेकिन 1 क्या था, a था। सिमिलरली आप अगर a की वैल्यू 1 है तो a नेगेशन की वैल्यू कितनी है, 0, तो मैं a नेगेशन इंटू a नेगेशन करूंगा तो 0 इंटू 0 विल बी 0, मतलब क्या मिलेगा, a नेगेशन। तो किसी भी एक इनपुट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब वो वापस से वही मिलता है। मैं इसको अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a नेगेशन इंटू b नेगेशन प्लस a नेगेशन इंटू b नेगेशन। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, a नेगेशन इंटू a नेगेशन इज a नेगेशन इंटू b प्लस ये वापस से a नेगेशन b इंटू b इज b नेगेशन अगेन, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, राइट, 2 टाइम्स ऑफ a नेगेशन इंटू b नेगेशन, लेकिन 2 टाइम्स होता है क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इट इज जस्ट a इंटू b, करेक्ट। a का नेगेशन मल्टीप्लाई बाय b का नेगेशन, आउटपुट पे क्या चाहिए 1, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि 0 का नेगेशन कितना 1, b की वैल्यू कितना चाहिए 0, 0 का नेगेशन कितना 1, 1 into 1 कितना, तो ये एंड गेट हो गया ना, एंड गेट कैसा एंड गेट, दिस इज एंड गेट, बट हाउ विथ a इन्वर्टेड एंड b आल्सो इन्वर्टेड, तो ये ऐसा है, ये a और b है, ये a बार और b बार है, यहाँ पे a बार इंटू b बार है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट का, उसमें यही तो करना था, है ना, तो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स। तो 0 0 एंड गेट में 0 और 0 इसका नेगेशन 1 and 1, आउटपुट इज हाई ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, 0 0 के लिए 1 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा हाई, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर आप 0 1 डालोगे तो क्या होगा, ये 0 है तो ये क्या बन जाएगा 1, ये 1 है तो क्या बन जाएगा 0, व्हाट इज 1 into 0 0। देन दूसरा कुछ इनपुट यूज करोगे तो उसके लिए भी सेम केस, इफ आई पुट 1 0 सेम, इफ आई पुट 1 1 सेम, तो आउटपुट हाई होगा सिर्फ पहले के लिए। तो ऑब्वियसली अदर मेथड्स एग्जिस्ट, जैसे इन्होंने बताया एक मेथड, पुट वैल्यूज 0 0 0 प्लस 0 0 उसका नेगेशन 1, 0 into 0 0 उसका नेगेशन 1, 1 into 1 is 1, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। तीसरा आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो, कैसा ट्रुथ टेबल, ये a प्लस बी है, रिमेंबर व्हाट वाज ट्रुथ टेबल ऑफ a प्लस बी, 0 1 1 1, सिर्फ 0 0 के लिए आउटपुट 0, फिर 1 1 1 उसका नेगेशन मतलब 1 0 0 0, राइट, a into b याद है, a into b 0 0 0 1 उसका नेगेशन 1 1 1 0। हाँ तो आपको मिलेगा, मैं ऑलरेडी बता रहा था, मैं बता देता हूँ, द आइडिया यार वाज ट्रुथ टेबल से कैसे करेंगे। तो पहला जो गेट है वो a प्लस बी बार है, a b a प्लस बी का बार 0 0 1 0 0 1 1 1, this is 0 1 1, इसका आएगा 1 0 0 and 0। दूसरा जो गेट था
वो a इंटू बी का बार था, a इंटू बी, a इंटू बी का बार 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, इसका निगेशन 1 1 1 0। फिर आप किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 और 1 से यही होगा 1, बाकी सब हो जाएंगे 0। तो ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई a प्लस बी बार इंटू बी बार, तो फिर भी ये देखोगे 1 इंटू 1 इज 1, बाकी सब 0 आएंगे, वैसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब आर इंटरकनेक्टेड बाय अ थिन ट्यूब। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। So you have two identical bulbs, which are connected by a thin tube. तो ऐसा है, so connected with the help of a tube, something like this. Then a gas is filled in this bulb at NTP. What is NTP? Normal temperature कितना? 273 Kelvin. And pressure कितना? 1 atmosphere. If one bulb is placed in ice and another bulb is placed in hot bath, तो ऐसा है, इन दोनों में से ये इनिशियल सिचुएशन था, ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। रिमेंबर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे n1, यहाँ पे n2, यहाँ पे है n1 डैश, यहाँ पे है n2 डैश। अब सिर्फ एक को आपने रख दिया आइज में, तो यू आर प्लेसिंग आइज हियर, एक को आपने रख दिया आइज में, इमेजिन दिस इज आइस। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ आइस? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना? 273 केल्विन, राइट। और दूसरे को आपने रख दिया हॉट बाथ में, हॉट बाथ इज समथिंग एट हायर टेम्परेचर, पता नहीं वो देखते हैं। देन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स 1.5 टाइम्स। गुड। तो अगर पहले यहाँ पे प्रेशर P था, तो इन दोनों में बन जाएगा 1.5 P। और आपको पूछा है टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ विल बी, तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर P, ऐसा पूछा है। तो आई टोल्ड यू कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम। तो नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश। और अगर आपको याद होगा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, तो n इक्वल टू PV बाय RT। तो n1 विल बी P1 V1, लेकिन P1 V1 इज PV अपॉन RT, लेकिन T कितना है? 273, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर 273 होता है, प्लस P2 N2 इज P2 V2, लेकिन P2 इज P, V2 इज V, क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल थे, अपॉन R, और ये वापस से 273। मतलब इन दोनों बल्ब में इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम सेम था, राइट, टेम्परेचर भी सेम था। देन इक्वल टू n1 डैश, या n1 डैश क्या आएगा? 1.5 P, 1.5 P। बी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर चेंज हुआ, और प्रेशर चेंज होना भी चाहिए, राइट। देन R, और आइस का टेम्परेचर कितना? 273, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1.5 P B R T। गुड। एज यू कैन सी ये दो बार आ गया, तो दो बार मतलब 2 टाइम्स। So what you have is 2 times, दो बार आ जाएगा, so what you will get is 2 times, this is 2 PV upon R into 273। मैं एक काम करता हूँ, R दोनों साइड पे है, दोनों टर्म्स में है, तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो इसको, राइट, इक्वल टू, मतलब R कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 1.5 PV अपॉन 273। इसको शिफ्ट कर दिया तो 1.5 विथ माइनस साइन PV अपॉन 273 इक्वल टू क्या बचा? 1.5 PV अपॉन T, क्योंकि R तो कैंसिल कर दिया।
2 माइनस 1.5 कितना 0.5 पीवी अपॉन कितना 273 1.5 पीवी अपॉन टी 0.51 का 3 का पीवी पीवी कैंसल टी 273 into 3 what is 273 into 3 819 819 क्योंकि 250 into 3 750 23 into 3 is 69 तो 750 plus 69 is 819 819 क्या है ये केल्विन है राइट तो देखो केल्विन में है क्या आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है जो 546 क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस करो कितना आएगा 546 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर डी Good. So remember two things. एक, what is temperature of ice? Number two, in such questions, दोनों ही चैम्बर में, दोनों ही बल्ब में जितना भी गैस था, it is not allowed to leave the system. मतलब number of moles remains constant. Next question. In a step-up transformer, the turn ratio is 1:10. A resistance of 200 ohm is connected across the secondary. It is drawing a current of 0.5. So resistance is across secondary, मतलब RS secondary. It is drawing a current, मतलब IS secondary current is 0.5 ampere. What is the primary voltage and current? तो सबसे पहले ये जो आपको टर्न रेशो दिया है, you should know what is turn ratio. NP by NS. अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ क्यों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप में सेकेंडरी के टर्म्स ज्यादा होते हैं तो NS वहां शिफ्ट होगा और 10 यहाँ होगा तो NS is 10 times of NP मतलब सेकेंडरी में टर्म्स ज्यादा है तो करेक्ट है गलती से उल्टा लिख दो हो सकता है मे बी समटाइम्स यू राइट लाइक दिस तो याद रखो इट इज टेलिंग यू व्हाट दिस इज टेलिंग यू इज इट इज टेलिंग यू कि सेकेंडरी में टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी बाय 10 ये स्टेप डाउन होगा ना स्टेप अप क्यों होगा दैट इज स्टेप डाउन तो स्टेप अप के लिए सेकेंडरी में टर्न्स जो होंगे वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से ज्यादा होंगे तो दिस इज स्टेप अप बट डू यू रिमेंबर दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस इज इक्वल टू Vp by Vs इसको हम Vp के जगह पे EP and ES लिखते हैं EMF induced in the primary upon EMF induced in the secondary good अब देन ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्यों क्योंकि अब हमको क्या फाइंड करना था प्राइमरी वोल्टेज तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्राइमरी वोल्टेज Vp इज सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन 10 लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है तो IS RS अपॉन 10 तो IS is 0.5 and RS is 200 upon 10 this is 100 by 10 is 10 volt ये 100 है नीचे 10 है तो ये आपको मिल गया Vp 10 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी राइट ये तो खत्म बट इवन होने के बाद भी आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्राइमरी करंट व्हाट इज प्राइमरी करंट हाउ डू यू फाइंड द प्राइमरी करंट डू यू रिमेंबर do you remember Vp by Vs is Is by Ip तो Ip फाइंड करना है तो Ip फाइंड करना है तो मिलेगा ये आपको Vs by Vp into Is what is Vs अभी तो फाइंड किया आपने Is Rs मतलब 100 और Is तो दिया था ना 0.5 Vp कितना फाइंड किया 10 हो गया कैंसिल कितना आ गया 5 एम्पियर तो 5 एम्पियर होना चाहिए आ गया ऑप्शन नंबर बी जस्ट टू बी श्योर अगर स्टेप अप है तो स्टेप अप मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में करंट कम होगा वैसा ही है यहाँ प्राइमरी करंट 5 एम्पियर है सेकेंडरी कितना था 0.5 था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 1200 नहीं 2400 वोल्ट लाइन, मतलब इनपुट वोल्टेज दे दिया ये, तो इनपुट वोल्टेज वीपी आपको दे दिया 2400 वोल्ट and 80 amperes of current is found to flow in the output load. तो step down transformer is connected to 2400 volt line. Volt line मतलब supply line. Supply line कौन होता है? Primary. और 80 ampere current कहाँ पे है? Output. Output मतलब secondary. तो IS is 80 ampere. The ratio of turn in the primary and secondary coil is 20:1. Ratio of turn primary to secondary NP upon NS is 20/1. Correct. Right. If transformer efficiency is 100%, then the current flowing in the primary will be, simple question है, 100% efficiency का मतलब क्या होता है? Voltage नहीं, power, right? नहीं पता होगा तो doesn't matter. Efficiency is output power upon input power. और 100% efficiency का मतलब होता है efficiency value 1. मतलब ये आ जाएगा आपके पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इक्वल टू 1. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर. तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर आपके बुक में स्ट्रेट अवे ये दिया है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पावर, V into I. तो VPIP इक्वल टू VSIS. हमको फाइंड क्या करना था? हमको पूछा है IP. हाँ, तो IP is equal to VS upon VP into IS, but VS upon VP is NS upon NP into IS. NS upon NP. What is NS upon NP? 1/20. 1/20. What is IS? 80. 80. What is 80/20? 4. तो 4 एम्पियर करंट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर C. Next question, very simple question. Let's move to next question. And before we do that, ये VS upon VP, NS upon NP क्यों आया? Because it is from equation of transformer. अगला question. Okay. A circular disc D1. So you have a disc D1 in the center of mass M and radius R has two identical D2 and D3 discs of the same mass and radius. Right, attached rigidly at its opposite end. See figure. So you have something like this. The moment of inertia of the system about axis OO dash passing through the center of D1 as shown in figure will be. So सबसे पहले you should know यहाँ पे ये जो एक आपके पास क्या बोला है? डिस्क बोला है ना? हाँ, डिस्क. दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि रिंग और डिस्क में डिफरेंस है. तो डिस्क ले लो. दिस इज डिस्क. ये एक डिस्क है एंड देयर आर टू आइडेंटिकल डिस्क. एक आपने यहाँ लगा के रखा है, दूसरा यू हैव ओवर हियर एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट an axis passing through center. Good. तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सियल रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से. तो जो डिस्क D1 है जिसका मास M1 है, रेडियस मतलब M है और रेडियस R है, वो डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. Its own axis is an axis passing through center and perpendicular to the plane. And disk D2 and D3, they are rotating. They are rotating about. They are rotating about an axis which is parallel to their diameter. तो याद रखना ये diameter हो गया और ये इसका डायमीटर हो गया. तो D2 and D3 are rotating about an axis which is parallel to the diameter. तो parallel axis टाइम लगेगा. मतलब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क D1 को मैं बोल देता हूँ I1.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क D2 को मैं बोल देता हूँ I2 और इसको बोलता हूँ I3। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन याद रखना I1 is nothing but IC because it is rotating about center of mass which is mr square by 2। this है, इसके लिए रिंग हुआ तो mr square। तो पैरेलली आप रिंग के लिए भी कर लेना खुद से, ये डिस्क है, रिंग होगा तो mr square। I2 and I3 will be same, this will be equal to id id मतलब about diameter plus mh square, right, plus mh square। रिमेंबर ये जो मैंने रेड लाइन दिखाए हैं दे आर डायमीटर। तो डिस्क कौन सा डिस्क D2 एंड D3 इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज डिफिकल्ट है। तो जब सिस्टम रोटेट होगा तो ये डिस्क कैसे रोटेट होंगे, करेक्ट, एज इफ कि उसका रोटेशन है अबाउट डायमीटर एंड आल्सो अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द डायमीटर। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, id बिकॉज दिस इज id, रिमेंबर ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है। लेकिन अबाउट डायमीटर रोटेट हो रहा है क्या, नहीं, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो id प्लस mh स्क्वायर, व्हाट इज id, ic बाय 2, तो याद होना चाहिए, ये याद नहीं तो mr स्क्वायर बाय 4 होता है, ये पता होना चाहिए, प्लस mh, व्हाट इज h, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा IC मतलब mr स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 प्लस कितना mr स्क्वायर मतलब कितना 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I1 इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 बाय 4 mr स्क्वायर, दो बार टू, क्योंकि एक D2 का एक D3 का, हाँ, तो 1 एंड 2 तो mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर 6 mr स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना 3 mr स्क्वायर होना चाहिए, 3 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो अगला क्वेश्चन, a liquid flows through a horizontal tube, the velocities of the liquid in the two sections which have areas of cross section A1 and A2, एक सेक्शन यहाँ पे है A1, एक सेक्शन यहाँ पे है A2, राइट, और V1 एंड V2, तो स्पीड यहाँ पे V1 है और स्पीड यहाँ पे V2 है, ओके। The difference in the levels of liquid in the tube, in the two vertical tubes is h, तो difference is h। आपको याद होगा एक्चुअली स्टेट बोर्ड में तो इस साल था नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये उल्टा दिखाया है, इसके ऊपर वेंचुरी मीटर होता है, तो यहाँ से आप प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हो बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो डिफरेंस इन द लेवल है दैट गिव्स यू डिफरेंस इन प्रेशर बाय द वे। तो बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे प्रेशर कितना P1, यहाँ पे प्रेशर कितना P2। तो अभी इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन यूनिट टाइम इज A1 V1, ये तो सही है, क्यों, क्योंकि AB इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहीं से भी देखो तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 इक्वल टू A4 V4, तो आप बोल रहे हो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो कहीं पे भी देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू A1 V1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो याद रखना, हमेशा याद रखना AB इज कांस्टेंट, AB कांस्टेंट मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2, राइट, मतलब हर जगह पे A1 V1। V2 माइनस V1 इक्वल टू रूट ऑफ 2GH, ओके। तो इसके लिए आपको बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ओके। H1 को X1 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर,
P2 plus half rho V2 square plus rho GH2 गुड। तो यहाँ पे P1 minus P2 इधर लाए half rho V2 square minus just a minute half rho V1 square plus rho GH2 minus rho GH1. Okay, this is difference in pressure. How do you measure difference in pressure? How do you measure difference in pressure? H rho G. तो वो H rho G होता है, H rho G होता है, देखते हैं बाद में देखते हैं 1/2 rho V2 square minus V1 square. What is this? Rho G H2 minus H1. Correct. इसके आगे रो कॉमन, उसके आगे क्या रो कॉमन निकाल के कैंसर, ठीक है, दैट इज फाइन, वो ठीक है। तो आप बोल रहे हो एच जी इक्वल टू 1/2 V2 square minus V1 square. You know what is H2 and H1? H2 and H1 is the height of section 2 and section 1 with respect to ground. ये ग्राउंड लेवल होगा, तो सेक्शन 2 सेक्शन 1 दोनों का हाइट कितना है, सेम है, तो सेम है, तो H2 माइनस H1 कितना आएगा, 0 आएगा, एग्जैक्टली इट इज 0, तो वो 0 आने वाला है, तो ये 0 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑब्वियसली दिस टर्म इज 0, तो V2 square minus V1 square is 2HG, हाँ 2HG, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट, मतलब एक्चुअली ऑप्शंस आर मिसिंग, ऑप्शन में लिखा होता कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ABC करेक्ट है, BCD करेक्ट है, ACD करेक्ट है, तो वी विल सी कौन कौन सा करेक्ट है। द एनर्जी per unit mass of liquid is the same in both the section. Yes, of course, energy per unit mass मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट मास मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है ना, तो इसलिए तो 0 हुआ वो, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ हाइट, हाइट सेम तो फिर सेम, तो सेम है, एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड इज द सेम इन बोथ द सेक्शन ऑफ द ट्यूब, राइट। So this is how you are supposed to solve. The only wrong option is B. So A, C, and D, these three are correct. Next question. Okay, good question. Two disks of moment of inertia I1 and I2 of angular speed omega1 and omega2 are rotating along collinear axis. Very good. Passing through their centers of mass and perpendicular to the plane. If the two are made to rotate together along the same axis of rotation, the kinetic energy of the system will be, excellent, good question. तो हमारे पास ऐसा है, हमारे पास दो डिस्क है, ये है डिस्क नंबर 1, दूसरा है डिस्क नंबर 2, and both the disks are initially rotating about collinear axis, मतलब axis is same. अब क्या किया, obviously इसका पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1, और एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा1, इसका कितना है, I2 ओमेगा2, राइट। देन हमने क्या किया, हमने इन दोनों को साथ में, मतलब इन दोनों को स्टिक कर दिया, तो व्हेन यू जॉइन दिस टू, तो द सिस्टम विल बिकम फाइनल सिस्टम, ऐसा आ जाएगा, तो दे आर नाउ स्टक टुगेदर, जॉइन कर दिया। तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले यू शुड नो, आपको अप्लाई करना होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, I1 ओमेगा1 प्लस I2 ओमेगा2 इक्वल टू I final omega final. You know what is I final? I1 plus I2. क्यों, क्योंकि दो डिस्क को ज्वाइन कर दिया, तो इफेक्टिव is I1 plus I2 omega final, which is let us say omega.
हमको पूछा है व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपको ओमेगा मिला है, यू नो व्हाट इज ओमेगा फ्रॉम देयर, ओमेगा इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो यहाँ पे half, what is final I, it is I1 plus I2, what is omega, it is I1 omega 1 plus I2 omega 2 square upon I1 plus I2 का square, एक और एक कैंसल हो गया, सॉल्व आना चाहिए ऐसा कुछ जी। I1 ओमेगा 1 plus I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ I1 plus I2, ऑप्शन नंबर सी, डन।